हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के चैप्टर नंबर 6 नागार्जुन के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, नागार्जुन के बारे में जानते हैं। नागार्जुन देख सकते हैं यहाँ पर। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। ठीक है, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागार्जुन का जो जन्म हुआ था वो बिहार के किस जिला में हुआ था? दरभंगा जिला में हुआ था। और दरभंगा जिला के किस गांव में हुआ था? तो सतलखा गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ था ना। कहता है नागार्जुन का जन्म जो है बिहार के दरभंगा जिला के सतलखा गांव में 1911 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम बैजनाथ मिश्रा था। कहेगा नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो बैजनाथ मिश्रा था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए भी बनारस और कलकत्ता गए। ठीक है, कहता है सन 1936 में वे श्रीलंका गए थे ना। कहता है कि आपका नागार्जुन जो है इनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था? तो हुआ था तो संस्कृत पाठशाला में हुआ था। फिर अध्ययन करने के पश्चात वो बनारस कहाँ गए थे? कलकत्ता गए थे। इसके बाद 1936 में वे कहाँ गए? तो श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। ठीक है, पूछेगा नागार्जुन किस धर्म को अपनाए थे? तो बौद्ध धर्म का हो जाएगा ना। नहीं, कहता है 2 साल प्रवास के बाद 1938 में, ठीक है 36 में गए थे और 2 साल बाद प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश यानी भारत लौट गए। घुमक्कड़ी और अखड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में इनका देहांत हो गया ना। तो कहता है नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बिहार के दरभंगा जिला के सतलखा गांव में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? तो मूल नाम बैजनाथ मिश्रा हो जाएगा। आरंभिक शिक्षा कहाँ किस पाठशाला में हुआ था? तो आरंभिक शिक्षा इनका संस्कृत पाठशाला में हुआ था। फिर अध्ययन के लिए कहाँ गए? तो बनारस और कलकत्ता गए थे ना। कहता है 1936 में वे कहाँ गए? श्रीलंका गए थे। श्रीलंका कब गए थे? 1936 ईस्वी में गए थे। ठीक है, वहीं पर ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। ठीक है, 2 साल प्रवास के बाद 1938 में कहाँ लौट गए? अपने देश भारत लौट गए। कहता घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत का क्या किया? यात्रा किया। ठीक है, कहता है 1998 का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। किनका? तो नागार्जुन का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। यहाँ पर नागार्जुन कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ दिया गया, जैसे युगाधार, सतरंगे, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैल मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा इत्यादि। कहता है कि यहाँ जो नागार्जुन की जो है प्रमुख कुछ काव्य कृतियाँ दिया गया, जिसमें आपका प्रमुख कौन कौन का हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा युग धारा हो जाएगा, सतरंग के पंखों वाली हो जाएगा, हजार हजार बाहों वाली हो जाएगा, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस हो जाएगा, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। नेक्स्ट है मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ठीक है, ये जो है नागार्जुन की कुछ कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। नेक्स्ट ये कहता है नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास भी लिखा है ना। कहता है नागार्जुन जो है वो कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य भी लिखे हैं। ठीक है, कहता है उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रत्नावली के 7 खंडों प्रकाशित है। कहता है नागार्जुन का संपूर्ण जो कृति है वो कहाँ मिलता है? तो नागार्जुन रत्नावली नामक 7 खंडों में कितना खंड प्रकाशित किया गया है? 7 खंड में प्रकाशित किया गया है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें प्रमुख हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश भारत भारतीय पुरस्कार और बिहार का राजेंद्र पुरस्कार है ना। तो नागार्जुन को कौन सा पुरस्कार दिया है बिहार का? तो राजेंद्र पुरस्कार दिया गया है। कहता है मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया ना। कहता है मैथिली भाषा में कविता के लिए नागार्जुन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य अकादमी हो जाएगा। कहता है राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना भी पड़ा। हिंदी और मैथिली की में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी है ना। इनका कुछ कविता जो है वो आपका बांग्ला में भी है और संस्कृत में भी है। मातृभाषा मैथिली में भी यात्री नाम से प्रतिष्ठित ना। कहता है कि मातृभाषा में है ना, मातृभाषा जो मैथिली में जो है इनको किस नाम से जाना जाता है? तब का हो जाएगा मैथिली आपका हो जाएगा, यात्री आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे बोलता है कि लोक जीवन में गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। वे व्यंग में माहिर हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक कवि भी कहा था ना। कहता है व्यंग में माहिर होने के कारण नागार्जुन को क्या बोला गया? आधुनिक भारत का कवि इनको बोला गया है। कहता है छायावादोत्तर और दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता
गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही है। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि भी हैं। सामूहिक बोध रूप से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविता को व्यापक लोकप्रियता मिली है। नागार्जुन ने छंदों में व्यापक रचना की और मुख्य छंद में भी किया है ना, इनका कुछ रचना जो है व्यापक रचना भी किया है, मुख्य छंद में भी मिलता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर देखते हैं कि नागार्जुन को देखिए, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बिहार में हुआ था। बिहार के कौन सा जिला में हुआ है, तो बिहार का दरभंगा हो जाएगा। कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था ना, कब हुआ था, 1911 ईस्वी में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था बैजनाथ मिश्र ना। कहता है सूर्यकांत कहता है कि अगर नागार्जुन का मूल नाम क्या होगा, तो बैजनाथ मिश्र आपका हो जाएगा। ठीक है, कहता है इनका प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुआ, फिर अध्ययन के लिए कहाँ, बनारस कलकत्ता गए थे। 1936 में कहाँ गए, वो कलकत्ता गए, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। कहता है कि 2 साल के प्रवास के बाद 1938 में कहाँ लौटे थे, वो अपना देश भारत लौट गए थे ना। चलिए, इनका निधन कब हुआ, 1938 में। अब इनका यहाँ जो कविता दिया गया है वो पढ़ते हैं, जानते हैं। देखिए, इनका जहाँ कविता दिया गया उसका नाम है यद दंतुरित मुस्कान। क्या नाम है, तो यह दंतुरित मुस्कान हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं कविता इनका। देखिए, कहता है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलपात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लू में फेर। आय कहता है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होगी आज, मैं न सकता देख। मैं न पाता जान तुम्हारी यह दस्तूरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इधर में अन्य। इस अतिथि से पीड़ित तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब इसका व्याख्या देखते हैं। कहता है यहाँ पर इस कविता में कवि, देखिए कहता है इस कविता में कवि ने नवजात शिशु के मुस्कान सौंदर्य के बारे में बताया है ना। कहता है इस कविता में जो है वो कवि किसके विषय में बताया, तो इस कविता में कवि किसके विषय में बताया है। ठीक है, तो इस कविता में कवि जो है नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया गया। किस कविता में, तो यह दंतुरित मुस्कान में बताया गया। कौन बताए हैं, तो नागार्जुन बताए हैं। आगे कहता कवि कहते हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक है ना, इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृतक में भी क्या करता है, जान डाल देता है। देखने के बाद धूल से भरा तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गए हैं। यह कथन किसका है, तो आपका हो जाएगा नागार्जुन का हो जाएगा। कहता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गए हों, तुम्हारी स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघल कर जल गया हो। यानी तुम्हारे जैसे शिशु की कोमल स्पर्श पाकर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल पिघल जाएगा। कभी कहते हैं कि उनका मन बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूठ हो गया है। यह कथन किसका है, तो नागार्जुन का है। कहता परंतु तुम्हारे कोमलता का स्पर्श मात्र पड़ते ही हृदय भी शेफालिक के फूलों की भांति झड़ने लगता है। किसके फूल की भांति झड़ने लगता है, तो शेफालिक के फूल के भांति का झड़ने लगता है। कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बह निकलती है। अब वे अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पूर्व नहीं देखा है, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे हो। वे कहते हैं कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए मैंने अपनी आंखें फेर लेता हूँ, ताकि तुम भी मुझे एकटक देखने के श्रम से बच सको। कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, यदि आज तुम्हारी माँ न होती तो आज मैं तुम्हारी यह मुस्कान भी न देख पाता। वे अपनी पत्नी का आभार जताते हुए कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध, यह तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहा, तुम्हारी ओर ध्यान न दिया। तुम्हारी माँ ने ही सदा तुम्हें स्नेह प्रेम दिया और देखभाल किया, पर जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती हैं तब तुम्हारी यह मुस्कान मुझे आकर्षित कर लेती हैं। ठीक है, ये सब नागार्जुन से लिखकर चर्चा किया गया है। नेक्स्ट बोलता है फसल है। कहता है एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियाँ के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों का स्पर्श की गरिमा, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म,
फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब कवि कहते हैं, इस कविता में कवि ने फसल क्या है, साथ ही इसे पैदा करने में किसका योगदान रहता है, उसे स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि इसे पैदा करने में एक नदी या दो नदी का पानी नहीं होता, बल्कि ढेर सारी नदियाँ का पानी योगदान होता है। अर्थात जब सारी नदियाँ का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तब सब बादल बनकर बरसते हैं, जो कि फसल उपजाने में सहायक होते हैं। वे किसानों का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फसल तैयार करने में असंख्य लोगों के हाथ की मेहनत होती है। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है, उनके रूप गुण रंग एक समान नहीं होते, सबका योगदान फसल को तैयार करने में है। कवि ने बताया कि फसल बहुत चीज़ों का सम्मिलित रूप है, जैसे नदियों का पानी, हाथों का मेहनत, भिन्न मिट्टियों का गुण तथा सूर्य की किरणों का प्रभाव तथा मंद हवाओं का स्पर्श। इन सब के मिलने से ही हमारी फसल क्या होता है, तैयार होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ शब्दार्थ यहाँ बना हुआ है, इस चैप्टर से बना हुआ है, तो देखते हैं शब्दार्थ क्या है। कहता है दंतुरित मतलब क्या होता है, तो दंतुरित मतलब बच्चों के नए दांत होता है। दंतुरित मतलब क्या होता है, तो बच्चों के नए दांत को यहाँ क्या बताएगा, दंतुरित कहा गया है। धूली धूसर होता है धूल मिट्टी से सने हुए। कहता है अंग, कहता है कि धूली धूसर का अर्थ क्या होता है, तो धूली धूसर का अर्थ होता है धूल मिट्टी से सने अंग का क्या बोलते हैं, धूली धूसर बोलते हैं। शरीर ना, आगे बोलता है गात, गात का अर्थ क्या होता है, गात का शरीर होता है ना, गात का अर्थ क्या होता है, तो गात का अर्थ शरीर होता है। जलजात मतलब होता है कमल का फूल। जलजात मतलब क्या होता है, जलजात का अर्थ होता है कमल का फूल होता है ना, किसका फूल होता है जलजात का, तो कमल का फूल होता है। परस मतलब होता है स्पर्श होता है। परस मतलब क्या होता है, परस मतलब क्या होता है, स्पर्श ना, स्पर्श होता है। पाषाण, देखिए पाषाण का अर्थ क्या होता है, तो पाषाण मतलब पत्थर होता है। पाषाण का अर्थ क्या होता है, पत्थर होता है। सेफिलिका, सेफिलिका क्या एक विशेष प्रकार का फूल हो जाएगा ना, सेफिलिका क्या हो जाएगा, तो सेफिलिका जो एक विशेष प्रकार का क्या फूल हो जाएगा। अनिमेष, अनिमेष मतलब होता है अपलक हो जाएगा ना, अनिमेष मतलब क्या होता है, तो अपलक होता है। परिचित मतलब जिससे जान पहचान ना हो ना, अपरिचित होता है, परिचित मतलब जिससे जान पहचान हुआ हो। ठीक है, आगे देखिए माध्यम मतलब क्या होता है, साधन ना, साधन होता है। ठीक है, चीर प्रवास में होता है बहुत दिनों तक कहीं नहीं रहने वाला ना, चीर प्रवास मतलब क्या होता है, लंबे समय तक कहीं रहने वालों को चीर प्रवास कहते हैं। ठीक है, ईतर मतलब अन्य होता है, ईतर का अर्थ क्या होता है, अन्य होता है। संपर्क का अर्थ होता है संबंध, संपर्क का अर्थ क्या होता है, संबंध होता है। मधुपर्क का मतलब होता है पंचामृत होता है, मधुपर्क मतलब क्या होता है, तो पंचामृत होता है। कनखी मतलब होता है तिरछी निगाह से देखना, कनखी मतलब क्या होता है, तिरछी निगाह से देखना होता है। छविमान मतलब सुंदर होता है, छविमान मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। आंखें चार होना, परस्पर देखना ना, आंखें चार होना मतलब क्या होता है, आंखें चार होना मतलब होता है परस्पर देखना होता है। कोटि कोटि मतलब करोड़ों होता है, कोटि कोटि का अर्थ क्या होता है, तो कोटि कोटि का अर्थ क्या होता है, तो करोड़ ना, करोड़ों होता है। नेक्स्ट है महिमा, महिमा का अर्थ क्या होता है, तो महता होता है। महिमा का अर्थ क्या होता है, तो महिमा का अर्थ महता होता है। रूपांतर मतलब है बदला हुआ, रूपांतर का अर्थ क्या होता है, बदला हुआ होता है ना। आगे सिमटा हुआ ना, शंकर कहता है रूपांतर, कहता है रूपांतर बदला हुआ रूप होता है। सिमटा हुआ मतलब संकोच मतलब होता है सिमट कर बंद हो गया ना, सिमटा हुआ संकोच मतलब सिमट कर गमा बंद हो गया हो। थिरकन मतलब नाच होता है, थिरकन का अर्थ क्या होता है, नाच होता है। तो ये आपका इस चैप्टर से बनने वाले कुछ शब्दार्थ थे। अब इस कविता का सार हम लोग देखते हैं, सारांश देखते हैं। देखिए कहता है, देखिए कहता है यहाँ पर, कहना देखिए कहता है यहाँ पर कि आपका यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चों की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया ना। कवि कहता है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में एक छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उसे कविता में दिखाया गया, प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बाकपन जुड़ जाता है। फसल सब सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कवि यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा में गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है।
अब इस कविता से बनने वाले आपका जो यह दंतुरित मुस्कान कविता से बनने वाले कौन कौन से प्रश्न विषय देखते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। यहाँ कहता है नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था तो 1911 में हुआ था। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था तो 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नागार्जुन का जन्म कहाँ होता है तो आपका हो जाएगा बिहार के दरभंगा जिला के कौन सा गाँव में हुआ था तो सतलखा गाँव में हुआ था। आगे कहता है नागार्जुन का मूल नाम क्या था तो बैजनाथ मिश्र था ना। कहता है नागार्जुन का मूल नाम क्या था तो बैजनाथ मिश्र हो जाएगा। नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी तो संस्कृत विद्यालय में हुआ था। नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था संस्कृत विद्यालय में हुआ था। नागार्जुन भारत में अध्ययन के लिए कहाँ गए थे। नागार्जुन जो है ना आपका जो है भारत में अध्ययन के लिए कहाँ कहाँ गए थे तो बनारस और कलकत्ता गए थे। नेक्स्ट कहता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु नागार्जुन ने किस वर्ष श्रीलंका गया था ना। कहते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए नागार्जुन जो है किस वर्ष श्रीलंका गए थे तो 1936 में गए थे। कब गए थे तो 1936 में कहाँ गए थे श्रीलंका ना, श्रीलंका गए थे। आगे कहता है कि नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे तो घुमक्कड़ी और क्या थे आपका अखड़ व्यक्ति थे ना। कहता है नागार्जुन के किस स्वभाव के व्यक्ति थे तो घुमक्कड़ी तथा अखड़ स्वभाव के थे। नागार्जुन का संपूर्ण कृतित्व किस नाम से प्रकाशित हुआ। नागार्जुन का संपूर्ण जो कृतित्व है किस नाम से प्रकाशित हुआ तो नागार्जुन रचनावली के नाम से प्रकाशित हुआ ना। नागार्जुन का संपूर्ण कृतित्व किस नाम से प्रकाशित हुआ तो नागार्जुन और रचनावली हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि नागार्जुन रचनावली में कुल कितने खंड है तो 7 खंड है ना। कहता है कि नागार्जुन रचनावली में जो है कुल कितने खंड है तो कितने खंड है तो आपका 7 खंड ना, 7 खंड आपका हो जाएगा। कितने खंड है तो 7 खंड हो जाएगा ना, 7 खंड हो जाएगा। नहीं देखिए कहता है किस भाषा की कविता के नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो मैथिली भाषा। किस भाषा के लिए मैथिली भाषा के लिए। मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध थे। कहता है कि मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध थे तो वह यात्री हो जाएगा ना आपका। मैथिली भाषा में नागार्जुन को यात्री कहा जाता था। नागार्जुन ने किस भाषा में रचना की है। नागार्जुन ने किस भाषा में रचना किया है तब हिंदी हो जाएगा, मैथिली संस्कृत और बांग्ला हो जाएगा ना। इन भाषा में इनका रचना किया है। नागार्जुन को अन्य किस उपनाम से जानता है। नागार्जुन का और क्या कहा था इनको आधुनिक भारत कबीर बोला गया है ना। कहता है नागार्जुन का और किस नाम जानता है तो आधुनिक भारत कबीर बोला गया है। नेक्स्ट है नागार्जुन का देहांत कब हुआ था। नागार्जुन का देहांत कब हुआ था तो नागार्जुन का जो देहांत हुआ था 1998 में हुआ था। नागार्जुन का देहांत कब हुआ 1998 में हुआ था। कब हुआ था 1998 में हुआ था। आगे कहता है कि यह दंतुरित मुस्कान में किसके सौंदर्य को बताया गया है तो नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य को बताया गया है ना। कहता है यह दंतुरित मुस्कान में किसके सौंदर्य को दिखाया गया है तो नवजात शिशु के मुस्कान को दिखाया गया है। खेलने के बाद बच्चे का शरीर किससे भर जाता है तो धूल से भर जाता है कि ना। किससे भर जाता है तो धूल से भर जाता है। नेक्स्ट है धूल से भरा बालक का शरीर किसके समान है। धूल से भरा बालक का शरीर किसके समान है तो कमल के फूल के समान है। किसके समान है कमल के फूल के समान है। नेक्स्ट कहता है कवि का मन किसके भांति नीरस और ठूठ हो गया। कवि का मन किसके भांति नीरस और ठूठ हो गया है तो बांस और बबूल हो जाएगा ना। बांस और बबूल के भांति जो है वो कवि का मन क्या हो गया तो नीरस और ठूठ हो गया है। नेक्स्ट कविता किस रस का समावेश है। कविता में किस रस का समावेश है तो वात्सल रस हो जाएगा ना। कहता कविता में किस रस का समावेश है कविता में जो है वात्सल रस का समावेश है। नेक्स्ट है कवि किससे आकर्षित होता है। कवि किससे आकर्षित होता है तो शिशु के मुस्कान से। कवि किससे आकर्षित होता है तो शिशु के मुस्कान से कवि क्या होता है आकर्षित होता है। नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट कहता है कि फसल कविता के अनुसार फसल पैदा करने में किसके पानी का जादू का काम करता है तो नदियों का हो जाएगा ना। कहता है कि फसल कविता के अनुसार फसल पैदा करने में किसके पानी का जादू काम करता है तो नदियों का पानी जो है यहाँ पर फसल पैदा करने में जादू काम करता है। नेक्स्ट कहता फसल तैयार करने में कितने किसानों की मेहनत लगते हैं तो असंख्य हो जाएगा ना। फसल तैयार करने में कितने किसानों का मेहनत काम करता है तो असंख्य ना, असंख्य किसान इस पर काम करते हैं। नेक्स्ट है कवि के अनुसार फसल किसका सम्मिलित रूप है। कहता कविता के अनुसार फसल किसका सम्मिलित रूप है तो पानी ना, पानी हो जाएगा, मेहनत हो जाएगा, मिट्टी, सूर्य की किरण, मंद हवाओं का क्या है ये आपका सम्मिलित रूप है। कहता है कविता के अनुसार फसल किसका सम्मिलित रूप है तो पानी, मेहनत, सूर्य, मिट्टी, सूर्य का किरण, मिट्टी और मंद हवाओं क्या है आपका सम्मिलित रूप है। तो ये आपका नागार्जुन के यह दंतुरित मुस्कान से बनने वाले क्या थे प्रश्न थे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक्स।